गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है छोटा सा चैप्टर इनवॉइस। इसमें हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो होगा उस सेक्शन का नाम होगा सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस। सेक्शन नंबर 32 not obtained unauthorized amount। इसका मतलब है कि सप्लायर रिसिपिएंट से अनऑथराइज्ड अमाउंट को रिसीव नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 33 है कि जीएसटी विल बी शो ऑफ इन इनवॉइस, अलग से जीएसटी इनवॉइस में दिखाई जाएगी। और 34वां सेक्शन है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, डेबिट या क्रेडिट नोट। ये 4 सेक्शन को आज रीड किया जाएगा, जिसमें सेक्शन नंबर 31 बोलेगा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड कौन सा? जो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत? केवल नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत। जो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वो हर सप्लाई पर, किस पर? हर सप्लाई पर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। कौन इशू करेगा? सप्लायर। सप्लायर जो है, जो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो हर सप्लाई पर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और इस टैक्स इनवॉइस के बेस पर जो रिसिपिएंट है वो अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम करेगा। क्लियर? ये बोलेगा सेक्शन नंबर 31। इसमें आगे ये भी बताया जाएगा कि टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा, व्हेन इशू टू बी इशूड। कब इशू होना है? गुड्स के केस में कब होगा और सर्विस के केस में कब होगा, ये इसमें बताया जाएगा। सेक्शन 32 वो बताएगा कि पर्सन जो है, रजिस्टर्ड पर्सन, विल नॉट ऑब्टेन्ड अनऑथराइज्ड अमाउंट एज टैक्स। अनऑथराइज्ड अमाउंट नहीं लेगा एज टैक्स, टैक्स के रूप में। मतलब जो जीएसटी प्रेस्क्राइब है उतनी ही जीएसटी ली जाएगी। और सेक्शन नंबर 33 बताया जाएगा कि जो टैक्स है उसको सेपरेटली रूप से शो ऑफ करेंगे। किसमें? इनवॉइस में। और सेक्शन 34 आपको बताएगा कि डेबिट नोट भी इशू हो सकता है। इसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोलते हैं। और इसका पर्पस जो होता है, यदि वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं या टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। अब मान लीजिए पहले जो माल बेचा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लस 1,800 रुपये जीएसटी, 11,800 रुपये का बिल बन के गया।
लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ा कि इस गुड्स की वैल्यू गलत लग गई थी, 10,000 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप 15,000 रुपये का यदि अब इन्वॉइस बनाते हैं तो 2700 रुपये उस पर जीएसटी लगाते हैं, तो 17,700 रुपये का इन्वॉइस बनना चाहिए था। लेकिन 11,800 रुपये का आपने पहले ही काट के दे दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट का आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स का यदि मसला हो, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का था, आपको लग रहा था कि इस पर 18% का टैक्स है, आपने 11,800 का इन्वॉइस बना दिया। बाद में मालूम पड़ा कि उस पर 18% का नहीं 28% का टैक्स था, तो 12,800 का इन्वॉइस बनना चाहिए था। बना आपने 11,800 का दिया, तो 1,000 रुपये का आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, जिससे वैल्यू बढ़े या टैक्स बढ़े, जिससे कि रिसिपिएंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उस केस में डेबिट नोट इशू होगा। इसको डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोला जाता है। क्लियर? आगे सेक्शन 34 में बात करेगा एक क्रेडिट नोट की। ये भी दो केस में इशू होगा, जब या तो वैल्यू को डिक्रीज करना हो या टैक्स को डिक्रीज करना हो, उस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। जैसे आपने इनवॉइस इशू किया 10,000 प्लस 1,800 का 11,800 का, कस्टमर ने बोला नहीं सर ये माल 10,000 का नहीं 5,000 का लगाइए। 5,000 पर फिर 900 रुपये, ये तो 5,900 रुपये का इनवॉइस इशू होना था, और इशू कितने का हो गया? 11,800 रुपये का। तो 5,900 रुपये जो रिमेनिंग है, इसका क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि टैक्स को कम करना हो, जैसे आपने 10,000 का इनवॉइस इशू किया, इस पर 1,800 रुपये का टैक्स लगाया, आपने सोचा 18% जीएसटी है, लेकिन उस पर जीएसटी थी 5%, तो 10,000 पर बनना चाहिए था 500, 10,500 रुपये का, तो 1,300 रुपये का आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। क्लियर? कोई इशू इसमें? कोई इशू नहीं आता। आगे बढ़े तो अभी 4 सेक्शन आपको बताए गए। एक तो 31 टैक्स इनवॉइस के बारे में, 32 अनऑथराइज रूप से आप कोई अमाउंट नहीं ले सकते हो कस्टमर से, ये बताया गया। 33 में बताया गया जो भी टैक्स आपको लेना है उसे टैक्स इनवॉइस में सेपरेटली रूप से दिखाना पड़ेगा। और 34 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इशू होगा जब वैल्यू बढ़ रही हो या टैक्स बढ़ रहा हो, जिससे वैल्यू बढ़ रही हो, इनवॉइस की वैल्यू बढ़ रही हो। और क्रेडिट नोट इशू होगा यदि वैल्यू, असेसेबल वैल्यू कम हो रही हो या टैक्स का रेट कम हो रहा हो, जिससे इनवॉइस की वैल्यू कम हो रही हो, तो क्रेडिट नोट आपका इशू होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू अ इनवॉइस। केवल एक रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि उस टैक्स इनवॉइस के बेस पर ही क्रेडिट मिलता है, तो इसलिए केवल एक रजिस्टर्ड पर्सन दे सकता है। लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम वाला है वो व्यक्ति टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, बिल ऑफ एंट्री इशू करेगा। A person who is not a registered taxable person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax as CGST और SGST। मतलब यदि कोई पर्सन जो टैक्सेबल नहीं है वह कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली। सेक्शन नंबर 31 और 32 हो गया। आगे 32 में और लिखा है कि रिकवर जीएसटी एज पर लॉ, रजिस्टर्ड पर्सन सेल नॉट मेक एनी कलेक्शन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो एक्ट के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाएगा, और जो टैक्स कलेक्ट किया गया है 33 बोलता है उसे टैक्स इनवॉइस में सेपरेटली रूप से दिखाना पड़ेगा। शो ऑफ एज जीएसटी एज चार्ज्ड where any supply is made for consideration, every person who is liable to pay the tax
for such supply shall prominently indicate in all document relating to assessment or tax invoice, other like document, the amount of tax which will form part of invoice at which such supply is made. यानी जो टैक्स चार्ज किया गया है उसे सेपरेटली रूप से आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। सेक्शन पढ़ते हैं 31। हु इज रिक्वायर्ड टू इशू ए इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा। यदि नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो जो सप्लायर होगा जिसके ऊपर एनसीएम यदि लग रहा है तो सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू करके चलेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, यानी जिस पर एनसीएम लग रहा है वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। यदि आरसीएम का केस है तो जो रिसिपिएंट है जिसको सप्लाई दी गई है वो रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, क्योंकि आरसीएम के केस में टैक्स देने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की होती है। सप्लायर जो इनवॉइस इशू करता है उसमें वो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करता है। 10,000 का गुड्स बेचा तो 10,000 रुपये लिख के भेज देगा सप्लाई। अब जो रिसिपिएंट है उसे टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स पे करेगा तो वो अपने पास से एक इनवॉइस काटेगा जिसके बेस पर वो टैक्स पे करके चलेगा। अ रजिस्टर्ड recipient liable to pay the GST under RCM need to issue a invoice, वो अपना इनवॉइस इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई किस केस में इशू होती है, यदि कोई सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब यदि वो 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड है, या निल रेटेड सप्लाई है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जिस पर टैक्स ही नहीं लगता है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, या 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कवर है, या जिस पर टैक्स का रेट निल है, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू होगी। अ रजिस्टर्ड सप्लायर मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई। सेकंड पॉइंट, यदि कंपोजिशन स्कीम का डीलर है उसे ना तो उसे क्रेडिट मिलता है ना उसके इनवॉइस के बेस पर कोई क्रेडिट ले सकता है, इसलिए उस केस में भी बिल ऑफ सप्लाई ही इशू होगी। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई, वो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। आगे बढ़े, सेक्शन 31 ही अभी चल रहा है। सेक्शन 31 आगे क्या कहता है, यदि स्मॉल वैल्यू है, आपने स्मॉल वैल्यू का माल बेचा है, उस केस में इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई का क्या सीन होगा। वेयर अ सप्लायर इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैविंग वैल्यू बिलो 200 रुपए, यदि 200 रुपए से कम की वैल्यू का माल बेचा गया है तो सप्लायर को इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कंसोलिडेटेड बेसिस पर इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे एंड विल कीप दैट डॉक्यूमेंट हिमसेल्फ, और वो अपने पास वो डॉक्यूमेंट रख के चलेगा। यदि कोई भी माल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा गया और उस गुड्स की वैल्यू 200 रुपए से कम है, वेयर चाहे गुड्स बेचा गया चाहे सर्विस रेंडर की गई, मतलब सप्लाई हुई अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में यदि उस सप्लाई की वैल्यू 200 रुपए से कम है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची गई है तो आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है, आप चाहें तो इशू ना करें और डे एंड में कंसोलिडेटेड इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। क्लियर। यदि आपके पास एडवांस रिसीव्ड हो रखा है तो आपको रिसीप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा। अ रिसीट वाउचर, अ रजिस्टर्ड सप्लायर शैल ऑन द रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट with respect to any supply issue a receipt voucher evidencing receipt of such payment, जो इस बात का प्रूफ होगा कि आपने एडवांस रिसीव किया है, और ये कंप्यूटर जनरेटेड है यदि तो उस पर सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ सिग्नेचर इन केस ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट। यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर
शैल ऑन द रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसीव करेगा विद रेस्पेक्ट टू एनी सप्लाई, किसी सप्लाई के केस में तो रिसीट वाउचर इशू किया जाएगा जो एविडेंस होगा रिसीट ऑफ द पेमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि गुड्स की सप्लाई हुई है तो इनवॉइस कब इशू होगा और सर्विस की सप्लाई हुई है तो इनवॉइस कब इशू होगा। गुड्स की सप्लाई का केस है तो गुड्स में कहते हैं यदि गुड्स में रिमूवल हो रहा है, देखिएगा रिमूवल का केस है वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द गुड्स। नंबर 1, यदि रिमूवल हो रहा है तो क्या होगा, यदि गुड्स का रिमूवल नहीं हो रहा है, लीज बैक ट्रांजैक्शन होते हैं, उस केस में क्या होगा। तीसरा है यदि गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा जाता है कि भेज दिया गया, जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी वो आपकी सप्लाई क्रिएट हो जाएगी अप्रूवल आने पर, तो उस केस में क्या होगा। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स के केस में क्या होगा, यदि गुड्स में रिमूवल हो रहा है तो बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। देखते हैं वेयर सप्लाई इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द गुड्स, यदि गुड्स रिमूव होने हैं देन इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। यदि जिस जगह रिमूवल नहीं हो रहा है तो इनवॉइस इशू होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। रिमूवल नहीं है, गुड्स वहीं की वहीं हैं, जैसे लीज बैक ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई गुड्स बेच दिया गया और बाद में उसे लीज पर दे दिया गया, वहां गुड्स वहीं अपनी जगह पर रहता है, गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स आपका मान लिया जाएगा। एंड इन केस वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द गुड्स, दैट इज सेल एंड लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट, देन इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के समय आपको इशू करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट था इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इनवॉइस इशू होगा जब अप्रूवल रिसीव हो जाती है ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस डेट, ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस डेट, उस समय या उससे पहले इशू कर सकते हो, लेकिन और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल से 6 महीने के अंदर अंदर आपको मैंडेटरी रूप से इशू करना पड़ेगा। क्या बोला गया, क्योंकि हो सकता है आपने माल भेज दिया हो और आप कह रहे हो कि ये गुड्स अप्रूवल बेसिस पर गया है और डिपार्टमेंट को आप चूना लगाएं कि अप्रूवल आई ही नहीं है, तो इसलिए डिपार्टमेंट ने इसमें बोल दिया कि ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर आपको इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस डेट और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर। यदि कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है गुड्स की, कंटिन्यूअसली रूप से, जैसे कोई बिल्डर है अपनी बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग बनाते समय उसे सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब की जरूरत पड़ती है, तो कंटिन्यूअस रूप से गुड्स की सप्लाई हो रही है तो कहते हैं यदि पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर के द्वारा दिए जाते हैं, यदि पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, यदि दिए जाते हैं तो जब स्टेटमेंट इशू किया गया है वो या उससे पहले, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट व्हेन द स्टेटमेंट इज इश्यूड, ऑन और बिफोर द डेट व्हेन द इनवॉइस इज स्टेटमेंट इज इश्यूड। यदि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दिए जाते हैं पीरियडिकली रूप से सप्लायर के द्वारा, देन द इनवॉइस विल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। जब पेमेंट रिसीव्ड हो रही है उस डेट पर आप इनवॉइस इशू कर लीजिए। क्लियर। सर्विस के केस में क्या होगा, सर्विस के केस में बताया गया कि नॉर्मल केस में 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 30 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट, जो भी दोनों में से पहले हो। तो एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट प्रोविजन ऑफ सर्विस और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाएगा। और बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के केस में
ये टाइम लिमिट 30 दिन वाली बढ़ाकर और इंश्योरेंस कंपनी के केस में और बैंक के केस में ये लिमिट 45 दिन कर दी गई है। तो टैक्सेबल सर्विस जो दे रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, उस केस में 30 दिन नॉर्मल सिनेरियो में, बैंक और इंश्योरेंस के केस में 45 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सर्विस, यदि कंटिन्यूअसली रूप से सर्विस दी जा रही है, वेयर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट में ये पता है कि पेमेंट कब होगा, तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट पर हो जाएगा। यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इशू नहीं है, पेमेंट की डेट का कोई पता ही नहीं है, तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। यदि पेमेंट की डेट पता है तो पेमेंट की डेट या उससे पहले, पेमेंट की डेट नहीं पता है, पहले से फिक्स नहीं है ड्यू डेट, तो जब पेमेंट हो रहा है तब। और वेयर पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, उस सर्विस के पूरा होने पर पेमेंट मिलना है, उससे लिंक्ड है, तो इनवॉइस मिलेगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। क्लियर? आगे, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस, यदि आपने सर्विस रेंडर ही नहीं की अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, द टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई अफेक्टेड बिफोर सच सेसेशन। सप्लाई चल रही थी लेकिन बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो जितनी आपने सप्लाई कर रखी है, जितनी सर्विस आपने रेंडर कर रखी है, उस की वैल्यू का विल इशू किया जाएगा। वेयर सप्लाई ऑफ द सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, द इनवॉइस शैल बी इशूड व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई अफेक्टेड बिफोर सच सेसेशन। नोट, यदि रिसिपिएंट लायबल है जीएसटी देने के लिए आरसीएम पर, तो इनवॉइस इशू किया जाएगा जब रिसिपिएंट गुड्स या सर्विस को रिसीड करता है, तब इनवॉइस इशू होगा। नोट, वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द जीएसटी अंडर आरसीएम, देन इनवॉइस टू बी इशूड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और गुड्स और सर्विस। तो जिस समय गुड्स या सर्विस मिलेगी उस समय इनवॉइस इशू होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 31, जिसमें यह बताया गया कि टैक्स इनवॉइस हर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाएगा, और जो रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। दूसरा, आरसीएम वाला पर्सन जो सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहा है, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है और उसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, वो व्यक्ति टैक्स इनवॉइस इशू करके चलेगा। यदि एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो रही है तो विल ऑफ सप्लाई इशू होगी, और कंपोजिशन स्कीम का डीलर भी विल ऑफ सप्लाई जो है इशू करके चलेगा। आगे बताया गया, यदि स्मॉल सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है, यदि उसकी वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो आप डे एंड में कंसोलिडेट विल को इशू कर सकते हैं। यदि आपने एडवांस पेमेंट लिया है तो आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा, और यदि ये कंप्यूटर जनरेटेड है तो उस पर कोई भी सिग्नेचर नहीं होंगे। यदि गुड्स की सप्लाई हो रही है और गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो उस केस में इनवॉइस इशू होगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। यदि गुड्स का रिमूवल नहीं हो रहा है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। यदि आपका सेल एक्सेप्टेंस के बेसिस या अप्रूवल के बेसिस पर हो रही है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। यदि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स का मैटर है, यदि पीरियडिक स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पीरियडिक स्टेटमेंट। यदि पीरियडिक स्टेटमेंट इशू नहीं किए जाते हैं, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। यदि सप्लाई सर्विस की है, उस केस में 30 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू किया जाएगा।
यदि बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का मैटर है तो 45 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि जो सर्विस दी गई है, सर्विस यदि कंटिन्यूअस सप्लाई वाली सर्विस है तो उस केस में यदि ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट पता है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, यदि नहीं पता है तो जब पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। यदि इवेंट लिंक्ड है सर्विस तो उस केस में जब इवेंट खत्म होता है वहां आपका इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाएगा। यदि सप्लाई जो की गई है वो बीच में ही खत्म हो जाती है तो जब खत्म हुई है उतने पीरियड तक की वैल्यू का इनवॉइस इशू किया जाएगा। आरसीएम के केस में आपका इनवॉइस इशू होगा ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, जब गुड्स रिसीव्ड होते हैं या सर्विस रिसीव्ड होती है उस दिन आपका इनवॉइस इशू किया जाएगा। आगे देखते हैं हाउ कैसे इशू किया जाएगा। मैनर ऑफ द इशू, गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है तो एक कॉपी सप्लायर के लिए, एक कॉपी रिसिपेंट के लिए और एक कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए। तो गुड्स के केस में 3 कॉपी इशू होंगी और सर्विस कोई ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं है तो एक सप्लायर के केस में और एक रिसिपेंट के केस में 2 कॉपी इशू होंगी। तो मैनर ऑफ द इशूइंग, सप्लाई ऑफ द गुड्स, इनवॉइस ट्रिप्लिकेट होगा, सर्विस के केस में मैनर डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिवाइज्ड इनवॉइस। यदि एक पर्सन था, रिवाइज्ड इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि एक पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, जीएसटी के लिए लायबल नहीं था, जीएसटी देने के लिए लायबल नहीं था क्योंकि उसका टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख की लिमिट से कम था, लेकिन अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हो चुका है। अब उसने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं इस सिनेरियो को। रिवाइज्ड इनवॉइस 1/4/2020 से कोई बंदा सर्विस दे सप्लाई कर रहा था अपनी और 30/6/2020 तक उसका टर्नओवर लेट से 20 लाख रुपए यहां क्रॉस हुआ है। उसने यहां से अपने 30 दिनों के अंदर अंदर आरसी के लिए अप्लाई कर दिया। आरसी के लिए अप्लाई कर दिया। यहां से मान लीजिए उसने अप्लाई किया 15 जुलाई को, 15 जुलाई को आरसी के लिए अप्लाई कर दिया। लॉ बोलता है आरसी विल बी, यदि 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया गया है तो आरसी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। मतलब आरसी इफेक्टिव होगी कब से? 30/6 से, और उसे आरसी ग्रांट की गई मान लीजिए 17/7 को। तो आरसी की इफेक्टिव डेट से लेकर जब आरसी ग्रांट की गई, आरसी जब ग्रांट की गई उस तारीख तक के बीच में उसने अपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए होंगे, क्योंकि उसके पास टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता था क्योंकि जीएसटी नंबर ही नहीं था। तो उस केस में लॉ मेकर बोलते हैं कि रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया जा सकता है, जिसके बेस पर रिसिपिएंट जो है वो अपना क्रेडिट ले सके। क्या बोलता है लॉ? 1 महीने के अंदर अंदर, नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर इशू करेगा। पढ़िए, अ रजिस्टर्ड पर्सन में, एक रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द आरसी। कब इशू हुई है? 17 जुलाई को। देखिए, जो आरसी उसे दी गई है, आरसी देने की डेट उसकी 17 जुलाई है। आरसी गिवन कब दी गई? 17 जुलाई को। तो यहां से 1 महीने के अंदर अंदर, नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर वो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द आरसी इशू रिवाइज्ड इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। जो इनवॉइस इशू किए गए हैं किस पीरियड में? स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब 30 जून के बाद से, मतलब 1 जुलाई से, 30 जून के बाद से 1 जुलाई से, यानी जो इनवॉइस इशू हुए हैं वहां से, और 17/7 को आरसी मिली तब तक। पढ़िएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन और टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द आरसी टू हिम, सो दैट
बायर कैन अवेल द क्रेडिट इफ ही इज एलिजिबल। यदि बायर एलिजिबल है तो वो अपना क्रेडिट ले सके। नोट, द रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई मेड टू ए रिसिपिएंट हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। यदि कोई सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है इस पीरियड में, तो वो उनका कंसोलिडेटेड बिल भी इशू कर सकता है, क्योंकि उसके बेस पर कोई रजिस्टर्ड है नहीं तो उसे क्रेडिट तो लेना ही नहीं है, तो उस बेस पर वो उसका कंसोलिडेटेड बिल इशू कर देगा। डेबिट नोट मैंने आपको बता ही दिया था, सप्लीमेंट्री नोट भी बोलते हैं। जब असेसेबल वैल्यू बढ़ जाती है या रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाते हैं, उस केस में इशू किया जाता है। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज फाउंड लेस, कम लग रही है आपको वैल्यू या टैक्स, देन द सप्लायर शैल इशू टू रिसिपेंट वन और मोर डेबिट नोट। तब एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू हो जाएंगे। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ डेबिट नोट शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच डेबिट नोट, अपनी आने वाली रिटर्न में दिखाएगा और टैक्स लायबिलिटी उसमें एडजस्ट की जाएगी अकॉर्डिंगली रूप से। रिटर्न में डेबिट नोट दिखाया जाएगा और टैक्स जो निकलेगा वो पे करेगा। Where one or more invoice has been issued and the taxable value or the tax charge in excess or sale return or under supply, then the supplier may issue a credit note. क्रेडिट नोट इशू होगा कब? जब आपको वैल्यू कम करनी हो या टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया, टैक्स कम करना हो या सेल्स रिटर्न का कोई मसला है, उस केस में क्रेडिट नोट इशू होगा। सप्लायर शैल डिक्लेयर, सप्लायर डिक्लेयर करेगा डिटेल ऑफ सच वन और मोर क्रेडिट नोट इन द अपकमिंग रिटर्न, लेकिन मैक्स टू मैक्स ये रिटर्न सितंबर महीने के फाइनेंशियल में और एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, एडजस्ट हो जाना चाहिए। क्या मतलब? सप्लायर डिक्लेयर करेगा डिटेल ऑफ वन और मोर क्रेडिट नोट इन द अपकमिंग रिटर्न, आगे आने वाली रिटर्न में अपने में दिखाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये कब तक दिखा सकता है? सितंबर महीने की रिटर्न जो जाएगी या एनुअल रिटर्न जो भी जाएगी, जो दोनों में पहले हो, उसमें आपको टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्लियर? आगे देखते हैं। क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, आगे क्या बोलता है लॉ? लॉ बोलता है कि बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को एग्जेम्पशन दे दी गई है, सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सीरियल नंबर और एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन फ्रॉम द सीरियल नंबर और एड्रेस किन किन को? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी। वेयर अ सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल सर्विस इज एन इंश्योरर और द बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, said supplier shall issue a invoice even of no having serial number और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। सीरियल नंबर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन फ्रॉम द सीरियल नंबर वेयर आईएसडी इज अ ऑफिस ऑफ द बैंकिंग कंपनी। आईएसडी किसका है? बैंकिंग कंपनी का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एनबीएफसी का। तो उस केस में सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है। जीटीए के केस में जो बिल्टी इशू होती है उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट्स, बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट, द सेड सप्लायर ऑफ द सर्विस शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस कंटेनिंग द ग्रॉस, जिसमें सप्लायर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, व्हीकल का नंबर, वेट, कहाँ से ओरिजिन, डेस्टिनेशन, जीएसटी नंबर सब लिखा जाता है। वेट, नेम, व्हीकल नंबर, डिटेल ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिटेल ऑफ द ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड जीएसटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, सब कुछ लिखा जाता है। वो बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट आपका टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं तो उस केस में टिकट जो इशू की जाती है, रेल से यदि जा रहे हैं तो रेल की टिकट ही आपका इनवॉइस का काम करेगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टिकट जो होगी इनवॉइस का काम करेगी। सिनेमा हॉल के केस में भी जो मूवी की टिकट है वो ही इनवॉइस का काम करेगी। क्लियर? आगे बढ़ें।
आगे दिया गया है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रिसिपेंट। फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रिसिपेंट। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की मदद से प्रेस्क्राइब कर सकती है क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन को प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को प्रेस्क्राइब कर देगी कि इन रजिस्टर्ड पर्सन को अपना जो सप्लाई का पेमेंट लेना है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेना है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम। जो उन्होंने सप्लाई की है उन व्यक्तियों को पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से ही केवल एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। या गिव ऑप्शन टू सच रिसिपिएंट टू मेक द पेमेंट अकॉर्डिंगली। या ऑप्शन दे सकते हैं रिसिपिएंट को कि उसी हिसाब से आप पेमेंट रिसीव कीजिए इन सच अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस जो प्रेस्क्राइब्ड की जाएंगी। अभी कोई कंडीशन ऐसी प्रेस्क्राइब नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, अभी हमने आपको बताया कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स के केस में यदि पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं तो पीरियडिकल स्टेटमेंट की डेट, यदि पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू नहीं होते हैं तो डेट ऑफ पेमेंट की डेट से आपको पर इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर। अब क्वेश्चन आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स क्या है एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सर्विस क्या है। तो पहले पढ़ते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स मीन्स अ सप्लाई ऑफ द गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। जो या तो प्रोवाइड की जाती है या प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है कंटिन्यूअसली रूप से और रेकरेंट बेसिस पर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वेदर और नोट बाई मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडक्ट। वेदर भले ही वो वायर के जरिए, केबल के जरिए, पाइपलाइन के जरिए, अदर किसी तरीके से की जाए। एंड फॉर विच सप्लायर इशू ए रिसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियडिक बेसिस एंड इंक्लूड्स सप्लायर इश्यूज इनवॉइस द रिसिपिएंट रेगुलर बेसिस पर या पीरियडिकल बेसिस पर एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। यानी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स वह सप्लाई है जो कंटिन्यूअसली या रेकरेंट बेसिस पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जाती है या देने का एग्रीमेंट किया जाता है, या तो बायर के द्वारा, केबल के द्वारा या पाइपलाइन अदर सर्किट के द्वारा, जिसमें सप्लायर इनवॉइस इशू करता है रेकरेंट बेसिस पर या पीरियडिक बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर। क्लियर? यानी जो सप्लाई दी गई है या दी जानी है कंटिन्यूअसली या रेकरेंट बेसिस पर, जिसमें सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा रेगुलर या पीरियडिक बेसिस पर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? मीन्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और रेकरेंट बेसिस। यहां तक सेम है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सेम, लेकिन इसका पीरियड 3 महीने से ज्यादा है। फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। 3 महीने से ज्यादा की सर्विस सप्लाई है विद पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, जिसमें पेमेंट ऑब्लिगेशन कैसा है? पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, समय के बाद, एक पीरियड के बाद इसमें पेमेंट होना है। एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विस, जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। तो क्रक्स क्या निकल के आया? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स is that supply which is provided or agreed to be provided on recurrent or continuous basis under a contract through pipeline, circuit, wire, cable, and in which invoice is issued to the recipient on regular or periodic basis. सर्विस के केस में क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सर्विस इज दैट सप्लाई विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड on continuous basis or recurrent basis whose period is more than 3 months for with periodic payment obligation, कि periodically आपको पेमेंट करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन इसमें 2 सर्कुलर हैं छोटे छोटे,
वो और देख लेते हैं जरा। सर्कुलर नंबर 10/10/2017 GST clarification on issue wherein the goods are moved within the state or from the state of registration to another state for a supply on approval basis। यदि कोई भी गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजा जाता है तो उस केस में क्या होगा। ये जनरली जो देसी बंजारे और विदेशी बंजारे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनके केस में बात हो रही है कि वो पर्सन अपना माल लेकर जाते हैं बाहर और उनको पता नहीं होता है कि उनका माल कितना बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उस केस में ड्यूटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी। अब वो कह देते हैं कि लॉ बोल देता है 31 में कि ड्यूटी जो डिटरमाइन होगी जैसे ही गुड्स अप्रूव हो जाए उस समय या उससे पहले आप अप्रूव कर दीजिए, लेकिन इनको ड्यूटी पहले ही पे करनी पड़ती है एडवांस में 5 दिन पहले। तो उस केस में कैसे क्या होगा, एक इशू आया, उसकी क्लैरिफिकेशन है। वेरियस कम्युनिकेशन हैव बीन रिसीव्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ द ज्वेलरी एटसेट्रा हु आर रजिस्टर्ड इन वन स्टेट बट मे हैव टू विजिट अदर स्टेट अदर देन देयर स्टेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है and need to carry the goods such as jewelry along for the approval. In such cases, if the jewelry etc. is approved by the buyer, then the supplier issue a tax invoice, correct, only at the time of supply. Since the suppliers are not able to ascertain their actual supply beforehand, and while ascertainment of the tax liability in advance is mandatory requirement for the registration as a casual taxable person, the supplier is not able to register as a casual taxable person. It has also been represented that such goods are also carried within the same state for the purpose of supply. Therefore, in exercise of the power itna for the purpose of uniformity in the implementation of the act, it has been decided to clarify the matter as follows. Clarification आई उस पर। It is seen that rule number 55 of the CGST Act provides that the supplier shall issue a delivery चालान for the initial transportation of the goods। जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो उस समय डिलीवरी चालान इशू होगा, ठीक है। When such transportation is for reason other than by way of supply, यदि सप्लाई नहीं हो रही है और किसी कारण से गुड्स जा रहा है। It is also seen rule number 55 of the said rule provide that where a goods being transported are for the purpose of supply to the recipient, यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है आर फॉर द पर्पज सप्लाई के पर्पज के लिए रेसिपिएंट को, बट द टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इश्यूड, लेकिन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई, द सप्लायर शैल इशू ए टैक्स इनवॉइस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी के बाद इशू करेगा, जब अप्रूवल बेसिस पर माल जाता है, तो जब अप्रूवल हो जाता है तब इनवॉइस इशू होगा, ठीक है। A combined reading of the above provision indicate that goods which are taken for the supply on approval basis can be moved from the place of business of the registered supplier to another place within the same state or a place outside the state on a delivery challan along with e-way bill wherever applicable, and the invoice may be issued at the time of delivery of the goods. For this purpose, the person carrying the goods for such supply can carry the invoice book with him so that he can issue the invoice once supply is fructified. It is further clarified all such supply where a supplier carries the goods from one state to another and the supply them in the different state will also be interstate supply and attract the IGST. It is also clarified that this clarification would be applicable to all goods supplied under a similar situation. क्या मतलब है, देखिए एक पर्सन है, वो अपनी ज्वेलरी को बेचने के लिए, ज्वेलरी है बेचने के लिए एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जा रहा है, ज्वेलरी का बिजनेस है, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जा रहा है। तो अब इशू ये आया, वो रहता है मान लीजिए यूपी में और अपने माल को एमपी में बेचना चाहता है। अब इशू ये आया कि लॉ का सेक्शन 31 बोलता है कि जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पर होता है तो आपको इनवॉइस इशू करना है, कब, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जब वो माल अपना ट्रांसपोर्ट करेगा
माल अपना जो भेजेगा बेचने के लिए एमपी में, तो वो अपना इनवॉइस इशू करे या ना करे, पहला इशू ये था। तो उसमें लॉ ने कहा कि देखिएगा सेक्शन 31 पहले ही बोल चुका है कि अप्रूवल बेसिस पर यदि आप माल बेचना चाहते हैं तो इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट करते समय आप डिलीवरी चालान को इशू कर दीजिए, और यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर है तो आप ई-वे बिल इशू कर दीजिए, और डिलीवरी चालान इशू कर दीजिए। इसके बेस पर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप अपने साथ एमपी में जब जाएं तो एक टैक्स इनवॉइस की बिल बुक अपने साथ ले जाइए। जैसे ही आपका माल वहां बिक जाए वहां आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। और इसमें यूपी से माल मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है और तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी, और इस केस में आईजीएसटी आप इसमें चार्ज कर लीजिए। और ये सेम सिचुएशन चाहे ज्वेलरी हो, चाहे ज्वेलरी के अलावा अदर आइटम हो, उस केस में भी ये सिचुएशन आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये लॉ मेकर बोलता है कि यदि आप अपना माल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में बेचना चाहते हैं दूसरे स्टेट में जहां आपका कोई भी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस नहीं है, अब लॉ ने 31 ने बोल दिया अप्रूवल बेसिस पर यदि आप माल भेज रहे हैं तो आप इनवॉइस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माल तो उस समय कैसे जाएगा। तो उस समय लॉ मेकर ने बोला कि डिलीवरी, इस क्लैरिफिकेशन दी गई कि डिलीवरी चालान इशू कर दो, ई-वे बिल इशू कर दो, उसकी मदद से ट्रांसपोर्ट कर दो, और एमपी में जाकर जैसे ही आपका गुड्स अप्रूव हो जाए, जैसे ही माल आपकी सप्लाई हो जाए, आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए। और क्योंकि यूपी से मध्य प्रदेश में बेचा गया है, इंटर स्टेट है, इसलिए आईजीएसटी लगा दीजिए, और यही क्लैरिफिकेशन सभी केस में एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े। एक और क्लैरिफिकेशन है, ये पहली क्लैरिफिकेशन थी सर्कुलर नंबर 10/10/2017, ये पहला था। दूसरा सर्कुलर क्या कहता है देखते हैं। सर्कुलर नंबर 72/46/2018 क्या कह रहा है? सर्कुलर टू क्लैरिफाई द प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन। ये लगा जब हमने माल भेज दिया और माल भेजने के बाद कुछ एक्सपायर्ड दवाइयाँ वापस आ गईं। अब ये क्लैरिफिकेशन दवाइयों के संबंध में दी है, ये भी क्लैरिफिकेशन बाकी के सभी गुड्सों में लग जाएगी यदि कोई भी गुड्स रिटर्न होकर वापस आ जाता है। तो इन्होंने इसमें दो सिचुएशन दी कि आप पहली सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन में से कुछ भी मान लीजिए। या तो जो गुड्स रिटर्न होकर आया है उसको आप मान लीजिए कि आपने इनवार्ड सप्लाई की है, आपने ये माल लिया है, परचेज किया है, किसी दूसरे से सप्लाई ली है, या आप इसको मान लीजिए कि ये गुड्स जो है आपको रिटर्न किया गया है और आप उसमें अकॉर्डिंगली रूप से क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए। तो दो ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन received seeking the clarification on the procedure to be followed in respect of return of time expired drugs or medicine under the GST law. The issue raised in the said representation have been examined and to ensure the uniformity in the implementation of the law across the field formations. The board in exercise of its power conferred under section 168 subsection number 1 of CGST Act hereby clarify the issue in succeeding paragraphs. The common trade practice in the pharmaceutical sector is that drugs or medicine hereinafter referred to the goods are sold by the manufacturer to the wholesaler and by the wholesaler to retailer on the basis of invoice or bill of supply as the case may be. It is significant to mention here that such goods have a defined lifetime term which is normally referred to as the date of the expiry. Such goods which have crossed the date of the expiry are colloquially referred to as the time expired goods and are returned back to the manufacturer on the account of the expiry through the supply chain. It is clarified that retailer wholesaler can follow either of the below mentioned procedure for the return of the time expired goods. मतलब एक गुड्स मैन्युफैक्चर के द्वारा होलसेलर को बेचा जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर को बेचा जाता है।
यदि कोई भी गुड्स टाइम एक्सपायर्ड हो गया, वो मेडिसिन वापस की जा रही है रिटेलर से होलसेलर को या होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं कि जब रिटेलर ने होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ये मान ले कि उसने इनवर्ट किया है, दोबारा से ये माल खरीदा है। और जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को भेजा तो मैन्युफैक्चरर ये मान ले कि मैंने होलसेलर से, होलसेलर सप्लायर है और मैं रिसिपिएंट हूं, मैंने ये माल परचेज किया है, बाई किया है, लिया है, तो उसकी तरह से ट्रीटमेंट कर दे। फर्स्ट ऑप्शन, पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इन केस पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द कंपोजिशन टैक्स पेयर, ही मे एट हिज ऑप्शन रिटर्न द सेट गुड्स बाय ट्रीटिंग इट एज द फ्रेश सप्लाई, वो फ्रेश सप्लाई मान सकता है। हियर एंड आफ्टर इशूइंग इनवॉइस फॉर द सेम, हियर एंड आफ्टर रेफर टू द रिटर्न सप्लाई। The value of the said goods are shown in the invoice on the basis of which the goods are supplied earlier may be taken as the value of the return supply। जो पहले वाले इनवॉइस में लगी हुई थी वैल्यू, वही वैल्यू इसमें मानी जा सकती है। द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एज द केस में बी हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द सच सप्लाई। रिटेलर जब वापस करेगा तो होलसेलर होगा रिसिपिएंट, जब होलसेलर वापस करेगा तो मैन्युफैक्चरर रिसिपिएंट होगा इस रिटर्न सप्लाई को। शैल बी एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी, और वो उस इनवॉइस के बेस पर आईटीसी ले सकता है ऑफ द टैक्स लेविड ऑन द सेड रिटर्न सप्लाई, जो रिटर्न सप्लाई की गई है। इन अ केस द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज द कंपोजिशन डीलर। पहले बात कर रहे थे कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम का डीलर नहीं है जो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो अपना टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, लेकिन जो पर्सन रिटर्न कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम का डीलर है। ही में रिटर्न द सेड गुड्स बाय इशूइंग ए बिल ऑफ सप्लाई, तो वो अपना बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। एंड पे द टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपोजिशन टैक्स पेयर, एंड पे द टैक्स at applicable to a composition taxpayer. In this scenario, there will not be any availability of ITC to the recipient of the return supply। क्या मतलब? In case the person returning the time expired goods, यदि कोई भी टाइम एक्सपायर्ड गुड्स वो वापस कर रहा है, वापस कर दिया उसने, इज द कंपोजिशन टैक्स पेयर, वो कंपोजिशन टैक्स पेयर है। ही में रिटर्न द सेड गुड्स, वो अपना गुड्स वापस करेगा बाई इशूइंग ए बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई इशू करके। एंड पे टैक्स, और टैक्स पे करेगा एट द रेट एप्लीकेबल टू अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर को जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे कर देगा। इन दिस सिनेरियो देयर विल नॉट बी एनी अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा टू द रिसिपिएंट ऑफ रिटर्न सप्लाई। क्यों? क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस है ही नहीं, वो तो बिल ऑफ सप्लाई है। बिल ऑफ सप्लाई के बेस पर कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि जब उसने माल बेचा होगा उसको, कंपोजिशन वाले को, तो जैसे 1,00,000 रुपए का माल था और 18,000 रुपये मान लीजिए जीएसटी, 1,18,000 का बिल दे दिया, अब पूरा ही माल एक्सपायर्ड हो गया और पूरा माल उसने वापस कर दिया, तो उसने जो बिल ऑफ सप्लाई इशू की होगी वो 1,00,000 रुपए की होगी, क्योंकि उसमें टैक्स वो चार्ज नहीं कर सकता। तो 1,00,000 रुपए का उसने माल, 1,00,000 रुपए का बिल बना के माल उसने भेज दिया, जो 18,000 रुपये जो है वो इससे वापस लेकर वो उसको दे देगा। ठीक है, क्लियर? इन केस पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो वापस कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेम ट्रीटमेंट होगा। ही में रिटर्न द सेड गुड्स बाय इशूइंग एनी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स ऑन द सेम, बिना कोई टैक्स चार्ज किए वो वापस कर देगा। ठीक? where the time expired goods which have been returned by the retailer wholesaler are destroyed by the manufacturer। अब वो गुड्स क्या किया? मैन्युफैक्चरर ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, डेस्ट्रॉयड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो गुड्स वापस किया गया है उसके अगेंस्ट जो आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यदि कोई भी गुड्स जो रिटर्न कर दिया गया मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को, और उसने उस गुड्स को नष्ट कर दिया, आगे बेचा ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो आईटीसी ले रखा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ही शी इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड ऑन द रिटर्न सप्लाई इन द टर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट आईटीसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स इन सच सिनेरियो इज द आईटीसी अवेल्ड ऑन रिटर्न सप्लाई एंड नॉट द आईटीसी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ सच टाइम एक्सपायर्ड गुड्स। यानी जो आईटीसी रिटर्न अब लिया गया था उस रिटर्न सप्लाई के संबंध में, वो एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज मैन्युफैक्चर हैज अवेल्ड द आईटीसी ऑफ 10 रुपया एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिन वैल्यूड एट 100 रुपया।
At the time of return of such medicine on the account of expiry, the ITC available to the manufacturer on the basis of fresh invoice issued by the wholesaler is 15 रुपए। दोबारा देखो, मैन्युफैक्चर हैज अवेल्ड द ITC ऑफ 10 रुपया एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिन वैल्यूड एट 100 रुपया। एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द सच मेडिसिन ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपायरी, ITC अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑन द अकाउंट ऑफ फ्रेश इनवॉइस इशूड बाय द होलसेलर इज 15 रुपए। 15 रुपए है जो फ्रेश बिल इशू किया उसके बेस पर। सो वेन द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैन्युफैक्चरर, ही वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC ऑफ 15 रुपीज, नॉट 10 रुपीज। जो यदि वो गुड्स वापिस आ गया और उस गुड्स पर ITC जो है उसे रिवर्स करना पड़ेगा जो ये गुड्स पर लग के बिल में आया है, यदि उसने वो नष्ट कर दिया है। क्लियर। सेकंड उन्होंने देखो, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया कि जो माल वापस आ रहा है उसको आप अपनी फ्रेश सप्लाई मान लीजिए, आप फ्रेश लेकर आए हैं। पहला सिनेरियो था कि जो पर्सन जो वापस कर रहा है वो यदि टैक्सेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश सप्लाई की तरह ट्रीट करिए और उसके बेस पर, इनवॉइस के बेस पर आप उसमें वो ले लीजिए, उसका ITC ले लीजिए। यदि कंपोजिशन स्कीम का डीलर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में वो वापस कर देगा, बिल ऑफ सप्लाई के बेस पर कोई भी ITC क्लेम नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। यदि उनको जो मैन्युफैक्चरर के पास वापस आया उसको उसने नष्ट कर दिया तो जो बिल में जो ITC लग के आया था, GST लग के आया था, उसका ITC जो ले रहे थे उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आगे, रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड सप्लाई इशूइंग क्रेडिट नोट। आप क्रेडिट नोट के बेस पर भी कर सकते हैं। As per the section 34 of the CGST Act, supplier can issue a credit note where the goods are returned back by the recipient. Thus, the manufacturer or the wholesaler who has the supply good to the wholesaler or retailer, as the case may be, he has the option to issue a credit note in relation to time expired goods returned by the wholesaler or retailer, as the case may be. In such a scenario, a retailer or wholesaler may return the time expired goods by issuing a delivery challan. It may be noted that there is no time limit for issuance of the credit note इन द लॉ, लेकिन ये लिखा गया है कि सितंबर तक और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग तक जो भी पहले हो उधर तक आ जाना चाहिए। इशू ए क्रेडिट नोट इन लॉ एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू द एडजस्टमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ क्रेडिट नोट इशू प्रायर टू द मंथ ऑफ द सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड दोज इशूड आफ्टर इट। इट मे फर्दर बी नोटेड दैट इफ द क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन द टाइमलाइन 34(2) of the CGST Act, the tax liability may be adjusted by the supplier subject to the condition that person returning the time expired goods has either not availed the ITC or if availed has reversed the ITC so availed against the goods being returned। क्या मतलब? It may further be noted that, ये दोबारा नोट किया जाना चाहिए कि यदि क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो टैक्स लायबिलिटी मे बी एडजस्टेड बाय द सप्लायर। ठीक है, सप्लायर के द्वारा एडजस्ट की जाएगी, subject to the condition that person returning the time expired goods has either, जो पर्सन वापस कर रहा है गुड्स को, टाइम एक्सपायर्ड गुड्स को, या तो उसने ITC नॉट अवेल द ITC नहीं लिया हो। क्लियर, बिल्कुल सही बात है। जब उसने वापस कर दिया तो उसने ITC नहीं लिया हो जो गुड्स वापस कर रहा है, या ITC ले लिया है तो उसको उसने रिवर्स कर दिया हो। आगे, however, if the time limit specified in the section 34(1) of CGST Act has lapsed, यदि टाइम लिमिट लैप्स हो गई है, मतलब आपने अपना सितंबर तक इशू नहीं किया या एनुअल रिटर्न की डेट तक इशू नहीं किया, तो क्रेडिट नोट में स्टिल बी इशूड बाय द सप्लायर फॉर सच रिटर्न ऑफ द गुड्स, बस द टैक्स, क्रेडिट नोट फिर भी इशू हो जाएगा लेकिन टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय हिम इन हिज हैंड, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं होगी। It may further be noted that in case time expired goods are returned beyond the time period specified in the section 34(1) of the CGST Act, the credit note is issued. Consequently, there is no requirement to declare the such credit note. फिर आपको अपनी रिटर्न में भी उसको दिखाने की जरूरत नहीं है on the common portal by the supplier। आगे, as tax liability cannot be adjusted in this case, tax liability adjust ही नहीं होनी। Further, where the time expired goods which have been returned by the retailer or wholesaler are destroyed by the manufacturer, यदि मैन्युफैक्चरर ने नष्ट कर दिया है तो he she is required to reverse the ITC attributable to the manufacturer of the such goods in the term of the provision of 17(5)(h) of the CGST Act. This has been illustrated in the given below। क्या कहते हैं? जैसे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर होलसेलर टू होलसेलर और रिटेलर 1 जुलाई 2017 को हुई,
डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड गुड फ्रॉम द रिटेलर होलसेलर 20 सितंबर 2018 को आ गए। ट्रीटमेंट इन द टर्म ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर मैन्युफैक्चर होलसेलर एंड सेम टू बी अपलोडेड बाय हिम ऑन द कॉमन पोर्टल। Subsequently, tax liability cannot be adjusted by such supplier provided the recipient, wholesaler or retailer has either not availed the ITC or if availed the reverse the ITC. Credit note will be issued. Credit note will be issued by the supplier and the same to be uploaded by him on the common portal. Subsequently, tax liability can be adjusted. इस केस में दिखा सकते हैं पोर्टल में सितंबर की रिटर्न जब जा रही है उस समय, और जब ये सितंबर के रिटर्न के लेट हो गए तो क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द सेम ऑन द कॉमन पोर्टल। सब्सिक्वेंटली टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय सच सप्लायर। इट मे बी नोटेड दैट थ्रू दिस सर्कुलर डिस्कस द सिनेरियो in relation of the goods on account of expiry of the same. It may be applicable to such other scenario where the goods are returned on account of the reason other than the one detailed above. उसके अलावा अदर रीजन भी हो सकते हैं वापस करने के। तो आपने क्या सीखा इसमें, जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, ये गुड्स मान लीजिए बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है बाद में माल अपना रिटेलर को। अब कोई भी माल वापस किया जाता है, चाहे रिटेलर के द्वारा होलसेलर को वापस किया जाए, चाहे होलसेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को वापस किया जाए, कोई भी केस हो इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति वापस कर रहा हो, तो इसके दो ऑप्शन हैं। या तो आप इसको मान लीजिए फ्रेश सप्लाई जो वापस की गई है, या इन्होंने कहा आप क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए। तो एक एक करके दोनों से इसको हम समझते हैं। देखिए, जब इन्होंने माल बेचा होगा, मान लीजिए एक सिनेरियो ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को माल गया और इधर से वापस आ रहा है, ठीक। तो इन्होंने टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, जब माल भेजा होगा वैल्यू लिखी होगी 1,00,000 रुपये, और मान लीजिए जीएसटी बनती है 18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये। इसने अपने एंट्री डाल दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये टू सेल 1,00,000 रुपये टू ITC 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का इसने सीधा ITC क्लेम कर लिया होगा अपना, ITC इसके पास आ गया होगा। अब क्या हुआ, इसने इसको वापस किया माल को। जब इसके पास ये आया होगा, इसने अपनी एंट्री क्या डाली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं ITC कौन, टू GST, सॉरी टू GST, ठीक है। GST के बाद में इसने पेमेंट कर दिया होगा गवर्नमेंट को। जब इसके पास क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट ITC अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपये 18,000 रुपये 1,18,000 रुपये। अब इस पर्सन ने इसको वापस किया है, तो अब ये अपना इनवॉइस बनाएगा। कैसे लिखेगा, वैल्यू मान लीजिए पूरा ही माल वापस हो गया 1,00,000 रुपये 18,000 रुपये 1,18,000 रुपये, और ये अपने यहाँ एंट्री डालेगा कि अब ये इसके यहाँ से पैसा वापस आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये टू परचेज रिटर्न 1,00,000 रुपये, और जो ITC इसने लिया था उसको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ITC अकाउंट 18,000 रुपये, ये इसके यहाँ से हो गई, इसने रिटर्न करके दिखा दिया अपना। या ये अपना मान ले 1,00,000, या तो ये, या फिर अपने यहाँ ये इसको सेल के रूप में दिखा दे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये टू सेल 1,00,000 रुपये टू GST 18,000 रुपये, और गवर्नमेंट को 18,000 रुपये जो इसने लिए थे वो एक तरीके से इसने जमा करा दिए। सर ले लीजिए, अब अपने वापस हो गया।
अब इस केस में ये क्या एंट्री डालेगा, इसके पास जो माल आएगा, ये इसने माल ले ली तो ये एंट्री डाल देगा, परचेज अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,18,000 चले गए। 1,00,000 रुपये की परचेज की और सरकार से 18,000 रुपये का आईटीसी क्लेम करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो 18,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा पे कर चुका है, अब इसके पास तो आने हैं, तो जो 18,000 रुपये का अपना आईटीसी क्लेम कर लेगा। क्लियर हो गई। दूसरा सिनेरियो इन्होंने बोला यदि कंपोजिशन स्कीम का केस है या नॉन रजिस्टर्ड का केस है, तो उस केस में जब बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, पहला इसी तरीके से इनवॉइस इशू किया जाएगा, ये इसको इनवॉइस इशू कर देगा, ये इसको इनवॉइस इशू कर देगा, ये अपने यहाँ एंट्री डालेगा मर्ज करके, परचेज और इसकी इनवॉइस की एंट्री मर्ज करके 1,18,000 रुपये की एंट्री डालेगा। आईटीसी ये लेगा ही नहीं पहले, क्योंकि इसके दम पर इस पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। और जब ये वापस करेगा तो फिर ये सेल दिखा देगा 1,18,000 जोड़ के 1,18,000 रुपये की, 1,18,000 रुपये लग के आएंगे। ये सीधा सीधा 1,18,000 रुपये का माल है, क्या होगा देखिए। जैसे ये माल भेजेगा, वैल्यू 1,00,000 रुपये और जीएसटी 18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये। इसके पास एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू जीएसटी 1,18,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 18,000 रुपये। अब ये क्या करेगा, जब इसने परचेज किया होगा तो ये एंट्री डाली होगी इसने, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम का है या अनरजिस्टर्ड है तो इसे क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 1,18,000 रुपये। और जब ये माल वापस कर रहा होगा तो इसको यहाँ जगह जब ये माल वापस कर देगा, ये अपनी बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, तो खाली ये 1,00,000 रुपये का बिल बनाएगा। ये अपना बिल ऑफ सप्लाई बना के चलेगा, तो ये बनाएगा कि भाई ठीक है, जो वैल्यू थी इसके लिए 1,18,000 रुपये ही रहेगी। 1,18,000 रुपये का माल वापस कर दिया, ये दिखाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 1,18,000 रुपये पूरे के पूरे वापस लेगा ये इससे, और ये अपने एंट्री डाल देगा इसके बेस पर, ये अपने एंट्री डाल देगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये सेल में तो 1,00,000 रुपये ही लिखेगा यहाँ जगह, सॉरी 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की सेल दिखाएगा ये अपनी। तो ये 1,00,000 रुपये की परचेज दिखा देगा और 1,00,000 रुपये इसको दे देगा। अब 18,000 रुपये जो इसने पे किए हैं, अब ये 18,000 रुपये ये मांगेगा, ये इसको 18,000 रुपये भी दे देगा, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट से अपने 18,000 रुपये का रिफंड कर लेगा। सप्लाई रिटर्न सप्लाई हो गई तो कैसे, ये पे करेगा इसको टू बैंक, किसको पे करेगा, जो भी पार्टी है, पार्टी को डेबिट करके पे कर देगा। ये कितने रुपए, 18,000 रुपये, और ये 18,000 रुपये का अपना गवर्नमेंट से क्रेडिट लेकर चलेगा, गवर्नमेंट से क्रेडिट अपना ले लेगा। ये तीसरी सिनेरियो हो गई। दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो था कि जो माल इसके पास वापस आया वो इसने क्या दिखाया, उस माल को नष्ट कर दिया, डेस्ट्रॉयड कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि जो आईटीसी आपको मिला है, जैसे इधर ही समझ लेते हैं, ये माल बेचा, ये माल वापस आया, तो इसने ये जो एंट्री डाली 1,18,000 रुपये वाली, माल आ गया, एंट्री डाल दी, उसने वापस कर दिया। तो जो 18,000 रुपये का जो आईटीसी है, ये वाला आईटीसी, ये इसे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये 18,000 रुपये जो आए इसके पास, 18,000 रुपये आए, ये तो गवर्नमेंट को इसने दे दिए। अब ये 18,000 रुपये एक तरीके से गवर्नमेंट से वापस ले रहा था कि मैंने दे दिए, वो मेरे 18,000 रुपये वापस कर दो, लेकिन इसने सप्लाई तो दी नहीं, सप्लाई आगे गुड्स को नष्ट कर दिया, अब आगे सप्लाई तो होनी नहीं है, तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी का इसके ऊपर बर्डन आ जाएगा
और गवर्नमेंट से रिफंड या आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये आईटीसी जो भी है बुक जो कर रहा है इसको इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ये 3 सिनेरियो इसमें बताए गए थे जो हमारे थे, आप फ्रेश सप्लाई की तरह से इसे ट्रीट करें। और जो रिटर्न का केस है क्रेडिट नोट का वो तो सिंपल है, आप बस क्रेडिट नोट इसमें इशू कर दीजिएगा, जितने रुपए की सप्लाई है क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है क्रेडिट नोट की तरह से। लेकिन कंडीशन यही है, क्रेडिट नोट सितंबर महीने की रिटर्न, क्रेडिट नोट तो कभी भी इशू हो सकता है, लेकिन रिटर्न में टैक्स एडजस्टमेंट पर्पज के लिए सितंबर महीने की रिटर्न और एनुअल डेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न की डेट जो भी है, जो भी दोनों में से पहले हो तब तक इसको दिखाना मैंडेटरी है अपने रिटर्न में। देखिएगा, सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर द टैक्स लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड। ठीक, क्लियर। ये चैप्टर आपका 31, 32, 33 एंड 34 ये यहीं खत्म होता है चैप्टर। थैंक यू।